अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ पीके में खुश आमदीद। नित नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ पीके को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन पे क्लिक कर दें। रूस का बनाया हुआ फाइटर जेट है जो 1960 की दहाई में मुतारिफ हुआ। इस तैयारे को उस वक्त का बेहतरीन फाइटर जेट समझा जाता था। इस जहाज को रूस ने खुफिया तौर पर बनाया था। इस खुफिया जहाज को बहुत से मगरबी ममालिक हासिल करना चाहते थे। मगरबी ममालिक की तरह इसराइल की भी शदीद ख्वाहिश थी कि इस तैयारे को हासिल करें। वैसे भी इसराइल की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि दुश्मन के हाथ में जो भी जदीद टेक्नोलॉजी हो उसे हर तौर पर हासिल किया जाए। MiG-21 को हासिल करने के लिए इसराइल ने ऑपरेशन डायमंड शुरू किया, जिसका मकसद सिर्फ उस वक्त के जदीद तैयारे MiG-21 को हासिल करना था। लेकिन मसला यह था कि इतनी सख्त सिक्योरिटी से इस तैयारे को हासिल कैसे किया जाए। लेकिन हुआ ये कि 1961 में रूसियों ने सिक्योरिटी की सख्त शराइत पर इस तैयारे को अरब दुनिया में मुतारिफ करवाना शुरू किया। मोसाद के चीफ ने जब सिक्योरिटी चार्ज संभाला तो उस वक्त MiG-21 मिस्र, इराक, ईरान और शाम की एयर फोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसराइल ने इन ममालिक से तैयारा हासिल करने पर गौर शुरू कर दिया। अब प्लान ये तरतीब दिया गया कि इराक या मिस्र के पायलट को भारी रिश्वत देकर तैयारा इसराइल लाया जाए। दरअसल इसराइल के पास अरब दुनिया के तमाम पायलट्स का डेटा मौजूद रहता था और इन पायलट्स का डेटा जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया से भी बआसानी दस्तयाब था। वजह यह है कि अरब ममालिक में हवाई बाजी की जदीद सहूलियात ना होने के बराबर हैं। इनके पायलट्स ट्रेनिंग के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। मोसाद इन पायलट्स की फाइल्स अलहदा तरतीब देता रहा, फिर उनमें से गैर मुस्लिमों की अलहदा फहरिस्त बनती रही और ये अफराद अमूमन गैर मुल्की एजेंसियों का शिकार बन जाते हैं। इस तैयारे को हासिल करने के लिए इसराइल की पहली 2 कोशिशें बुरी तरह नाकाम गई थी। दूसरी तरफ इन तैयारों की हिफाजत के लिए रूसी तो इस कदर पागल थे कि वो इन तैयारों की हिफाजत और मेंटेनेंस का काम भी खुद करते थे और तैयारे में सिर्फ इतना ही ईंधन भरते थे जो मुल्क के अंदर ही काफी होता था। 1964 में क्रिसमस से थोड़ा सा पहले एक बूढ़ा यहूदी जो पैदाइशी इराकी था, जिसका कोड नेम यूसुफ था, वो तेहरान में इसराइली सर्विसेज से राब्ता करता है। उस वक्त ईरान के हालात इसराइल से कुछ नॉर्मल थे। यूसुफ ने इसराइली एजेंट को कुछ टिप्स दी और कहा कि एक पायलट है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो MiG-21 तैयारा इसराइल लाने के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि वो पायलट और उसका खानदान इराक से तंग आ चुका है। यूसुफ जब 10 साल का था तब से एक क्रिश्चियन फैमिली के यहाँ काम करता था। उसने वहाँ पर अपना एक अलग मुकाम बना लिया था। कुछ अरसे बाद उस खानदान के बच्चे उसे अपना बुजुर्ग समझकर उसकी बहुत इज्जत करते थे और हर मसले पर उससे मशवरा भी लेते थे। इस क्रिश्चियन फैमिली का बड़ा बेटा एयर फोर्स में आला दर्जे पर फाइज था और उस वक्त का बेहतरीन लड़ाका तैयारा MiG-21 उड़ाता था। ये लड़का भी इस बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और इसकी हर बात मानता था। नाजरीन, हुआ ये कि ये क्रिश्चियन फैमिली इराकी हुकूमत से बहुत तंग थे, क्योंकि इराकी हुकूमत ने इस फिरके के लोगों को बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। उनके बिजनेसेस पर तरह तरह के भारी टैक्स लगा दिए गए और कुछ लोगों को बिला वजह जेल में डाल दिया गया। इसलिए ये फैमिली भी इराक से निकलना चाहती थी। यूसुफ ने इसराइली एजेंट से कहा कि अगर मैं पायलट से बात करूं तो वो जरूर ये जहाज उड़ाकर इसराइल पहुंचा देगा, लेकिन ये अपनी पूरी फैमिली समेत इसराइल जाना चाहेगा और उसे वहां रहने के लिए माकूल फंड्स की जरूरत होगी। मैं बस तुमसे यही जमानत चाहता हूँ। यूसुफ ने मजीद ये कहा कि वो ये सब सिर्फ इसराइल और उस ईसाई फैमिली के एहसानात चुकाने के लिए करना चाहता है। लेकिन मोसाद के एक हल्के ने इसकी बात पर यकीन न किया। उनका ख्याल था कि इराकी इंटेलिजेंस मोसादी एजेंट्स को पकड़ने के लिए खेल रचा रही है, लेकिन इसके बावजूद मोसाद का सरबरा ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। यूसुफ ने क्रिश्चियन फैमिली को मना लिया था। अब सिर्फ पायलट से बात करना बाकी थी। पायलट के लिए फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको इस बात का भी ख्याल था कि सिर्फ उसी तरीके से अपने खानदान को यहाँ से निकाल सकता है। पायलट को जैली पासपोर्ट पर इसराइली एयरलाइन की एक परवाज से इसराइल रवाना किया गया और इसराइल में मोसाद के चीफ, इसराइली एयर फोर्स के कमांडर और दीगर एक्सपर्ट्स ने इससे बंद कमरे में मुलाकात की। उन्होंने वक्त ज़ाय किए बगैर कहा कि अगर तुम मतलूबा जहाज यहाँ पहुँचा दो तो हम तुम्हें तयशुदा रकम देंगे और तुम्हारे पूरे खानदान को इसराइल में आबादकारी और तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और साथ ही इसराइल की शहरियत भी मिलेगी। पायलट बिल्कुल राजी हो गया और कहा कि पहले मेरे खानदान को वहां से निकालना होगा। मोसाद ने पूरी तरह यकीन दहानी कराई कि उसके फरार होने से पहले उसके खानदान के लोग वहां से निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद एयरफोर्स के जनरल से पायलट की अलग मुलाकात हुई, जिसमें उस जनरल ने पायलट को एक नक्शे पर सारे हवाई रास्ते समझाए।
اسرائیلی ریڈار سے بچنے کے لیے ایک زگ زیگ راستے کا انتخاب کیا گیا۔ جنرل نے پائلٹ کو بتایا کہ یہ 200 کلومیٹر کی ایک طویل فلائٹ ہوگی، اگر تمہارے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ تمہیں سرحد پار کرنے سے پہلے ہی تمہارا پیچھا کر کے تمہیں گرا ماریں گے، اس لیے تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھنا اور اسی روٹ پر رہنا۔ پائلٹ ایک بات سے بے حد متاثر ہوا کہ اسرائیل کو عراقی ایئر فورس کے تمام عملے کے نام تک بھی یاد تھے اور ان کی تربیتی طیاروں کی فلائٹس کا شیڈیول بھی پتہ تھا۔ پلان کے مطابق پائلٹ کا بیٹا بہت سخت بیمار تھا، جسے عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج لندن میں ضروری ہے۔ پائلٹ کے بیوی بچے ایک پرواز سے لندن پہنچ گئے، پیچھے پائلٹ کی ماں، باپ اور باقی رشتہ دار رہ گئے۔ ان سب کو فرار ہونے کا دن 16 اگست 1966 مقرر ہوا تھا۔ اس دن اس کی ڈیوٹی لانگ رینج فلائٹ لکھی گئی تھی۔ مقررہ دن پر پائلٹ ایئر فیلڈ پہنچا، اس کے اعصاب مکمل طور پر کنٹرول میں تھے۔ طیارے میں اضافی ایندھن کے لیے ٹینکی جوڑ دی گئی، طیارہ اب پرواز کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ روسی ٹیکنیشینز نے انگوٹھے سے کلیئرنس کا اشارہ دیا اور ٹیک آف کا سگنل ملتے ہی اس نے طیارہ اڑا دیا۔ پہلے معمول کی پرواز کے مطابق اپنے نارمل روٹ کی جانب طیارہ موڑا اور پھر ایئر بیس سے دور ہونے کے بعد اس نے اپنا طیارہ جنوب کی جانب موڑا، پھر اسرائیل اور اردن کی جانب موڑا اور اسرائیلیوں کے بتائے ہوئے راستے سے پرواز کرتا رہا۔ اس دوران طیارے کا وائرلیس آن ہوا اور ہیڈ کوارٹر سے غصے میں اسے واپس آنے کا کہا گیا۔ اس پر پائلٹ نے طیارے کی رفتار مزید بڑھا دی اور وائرلیس کو آف کر دیا، کیونکہ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عراقی اس کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ پائلٹ اردن کی فضائی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ وہ اردن کے پائلٹس کی شہرت سے بھی واقف تھا کہ وہ اسے گرانے کے لیے آ سکتے تھے۔ جب پائلٹ اردن کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو اردن کے ریڈار اس کی سکرین پر نظر آنے لگے۔ اردن نے سمجھا کہ یہ کوئی شامی طیارہ ہے، جس پر شام کی ایئر فورس سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے جواب دیا کہ ممکنہ طور پر کوئی طیارہ آپ کی سرحد عبور کر کے گیا ہوگا۔ دوسری طرف اسرائیلی ریڈار نے طے شدہ بلندی پر طیارے کو محسوس کر لیا تھا اور اس کو ریسیو کرنے کے لیے 4 اسرائیلی طیارے بلند کر دیے اور ساتھ ہی اسے لینڈ کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ لینڈنگ کے بعد طیارے کو اسرائیلی کمانڈوز نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پائلٹ کو ایک جگہ لے جانے کے بعد اس کی فیملی سے ملوا دیا اور اس طیارے کی چوری کے بعد اسرائیل نے نئی ٹیکنالوجی سے اس طرح کے طیارے بنائے جنہیں 007 کا نام دیا گیا۔ تو دوستوں کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔